मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो खबरों का सफर हर रोज की तरह आज भी शुरू हो चुका है, जिसमें इस 1 घंटे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। जी हाँ, आपके राज्य की खबरें दिखाएंगी, दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, कौन सी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर तबाही मचा रहे हैं, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। साथ ही आप कैसे सकते हैं फिट, ये भी हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत हम आज एक बड़ी खबर के साथ करने वाले हैं, जो कि गुरुग्राम से आ रही है। दरअसल गुरुग्राम की ये खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें शराब के ठेके पर गोलीबारी हुई है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर, वाइन शॉप में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और फॉर्च्यूनर कार से 2 बदमाशों ने गोलियां चलाई थी और फायरिंग में एक ग्राहक की मौत भी हो गई है, दूसरा शख्स घायल बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद हमलावरों की पहचान में अब पुलिस की टीम जुट चुकी है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ठेके पर गोलीबारी हुई है, वाइन शॉप में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। फॉर्च्यूनर में 2 बदमाश जाते हैं और उसके पास हथियार होता है और वो लोग फायरिंग शुरू करते हैं। ठेके पर जो ग्राहक खड़े थे, उनमें से एक ग्राहक की मौत भी हो गई और दूसरा शख्स घायल हो गया। हालांकि ये किस वजह से फायरिंग की गई, क्या पुरानी रंजिश का मामला था, ये आपसी वाद विवाद के बाद इस फायरिंग को अंजाम दिया गया, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके अब जांच तेज कर दी है, लेकिन इस पूरे वारदात के बाद एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कैसे हाथ में बंदूक लेकर के ये खुलेआम लहराता हुआ शख्स यहां से निकल गया। फायरिंग उसने ठेके पर की और उसके बाद वहां से चला जाता है। और चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं महा साइक्लोन बिपरजॉय की, जो गुजर तो गया गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराकर, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। जी हाँ, और इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह गुजरात का दौरा करने वाले हैं। जिन जिन इलाकों में नुकसान हुआ है, वहां पर खुद गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे और जो पीड़ित हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनके दुख में उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे और साथ ही हवाई सर्वे के जरिए ये जानेंगे कि कितना कुछ नुकसान गुजरात को हुआ है। गुजरात में बिपरजॉय तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। तूफान के गुजर जाने के बाद हर तरफ खौफनाक मंजर फैला है। जड़ समेत पेड़ पौधे उखड़े पड़े हैं। बिजली के खंभों के टूट जाने से तटीय इलाकों में अंधेरा छाया हुआ है, जबकि तूफान के मार के आगे घर बार तबाह हो गए, कच्ची बस्तियों के छप्पर उड़ गए। महाविनाश तूफान बिपरजॉय गुजरात में तबाही के मंजर छोड़ गया है। हालांकि कठिन विपदा के समय केंद्र और राज्य सरकार बिपरजॉय के आगे डटकर खड़ी रही। तूफान प्रभावित 8 जिलों में 631 मेडिकल टीम, 504 एम्बुलेंस तैनात रहे, जबकि तटीय इलाकों में करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। यही वजह है कि विनाशकारी तूफान में जान माल के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सका। आ क्षणे हूँ गुजरातनी जनतानी साथे साथे तमाम स्वैच्छिक संगठनों, वहीवटी तंत्रना तमाम अधिकारीओ, कर्मचारीओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित बचाव राहतनी तैयारीओ साथे संकળાયેલા સૌનો આભાર માનું છું। તેમની મહેનતથી એક પણ માનવ મૃત્યુ વિના આપણે આ સૌથી મોટી આપત્તિને टाળી શક્યા છીએ। बिपरजॉय तूफान का सबसे ज्यादा असर गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में देखा गया। गुजरात में आए विनाशकारी तूफान पर पल पल की नजर रखने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज कच्छ के चक्रवात प्रभावित क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे। बिपरजॉय तूफान अब गुजर चुका है। जनजीवन सामान्य करने के लिए जहां बिजली के गिरे खंभे का सर्वे किया जा रहा है, तो साथ ही द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। कठिन आपदा में कम से कम नुकसान के लिए लोग अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं। तो गुजरात में तांडव मचाने के बाद बिपरजॉय तूफान अब राजस्थान में तबाही मचा रहा है। बाड़मेर से लेकर के जयपुर तक हर तरफ बारिश हो रही है। रात 11 बजे बाड़मेर के रास्ते राजस्थान में ये साइक्लोन दाखिल हुआ और उसके बाद वहां कहर की तस्वीरें नजर आई। हालांकि इसी को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। गुजरात में तांडव मचाने के बाद अब बिपरजॉय तूफान राजस्थान के ऊपर मंडरा रहा है।
रेगिस्तानी धरती पर रात 11 बजे दस्तक देने के बाद से ही बाड़मेर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हो रही है। आसमानी बादल आफत बनकर बरस रहे हैं, जिसके चलते शहरी इलाकों में भारी जल जमाव जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। गुजरात और पाकिस्तानी तट से टकराने के बाद बिपरजॉय की रफ्तार अब कमजोर पड़ गई है। राजस्थान में तूफान की गति घटकर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। हालांकि तूफान से होने वाला खतरा अभी टला नहीं है, जिसे देखते हुए राजस्थान सरकार के निर्देश पर खतरे वाले गांव को खाली कराया गया है। बाड़मेर में करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली और सिरोही में बिपरजॉय का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है, जिसे देखते हुए इलाके की 14 रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है। वहीं तूफान प्रभावित इलाकों में बीएसएफ, सेना, एयरफोर्स और एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। संपर्क है पुलिस का, प्रशासन का और बीएसएफ, आर्मी और एयरफोर्स, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसका सामना करने के लिए हर जगह सभी लोग मुस्तैद हैं। राजस्थान में दाखिल होने के साथ ही बिपरजॉय अपना असर दिखा रहा है। इसके प्रभाव के चलते जयपुर में भी जोरदार बारिश हो रही है, जबकि बूंदी जिले में प्रशासन ने एहतियातन मनरेगा श्रमिकों के लिए 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिल्म आदिपुरुष की, जो रिलीज का फैंस तो बहुत बेसब्री से दीपिका इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज होने के बाद अब इस पर विवाद शुरू हो गया। खासतौर पर इसके डायलॉग्स को लेकर लोगों को नाराजगी, और हैदराबाद में फिल्म देखकर निकले दर्शक को फिल्म और भगवान श्री राम का किरदार निभा रहे प्रभास की बुराई करना महंगा पड़ गया। बिल्कुल। और देखिए, आदिपुरुष का जब से पोस्टर रिलीज हुआ था तभी से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा कुछ ना कुछ विवाद शुरू हो चुका था, लेकिन अब नेपाल में भी आदिपुरुष फिल्म को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो चुका है। क्या है वो नया विवाद, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। फिल्म आदिपुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के बाद दर्शकों के मिले जुले रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच हैदराबाद में लोगों को एक शख्स का फिल्म की आलोचना करना पसंद नहीं आया और उस शख्स की पिटाई कर दी गई। हैदराबाद के प्रसाद आईमैक्स के बाहर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा शख्स मीडिया के सामने फिल्म की बुराई कर ही रहा था कि एक शख्स बीच में आया और उसे धमकाने लगा। సూట్ కాలే అన్న, అస్సలు సూట్ కాలే ప్రభాస్ రాముడి గెటప్లో. బాహుబలిలో ఒక రాజులా ఉంటాడు, అసలు ప్రభాస్ ఒక రాయల్టీ ఉంటుంది బాహుబలిలో. ఆ రాయల్టీని చూసి ఇక్కడ తీసుకున్నారు కానీ ఓం రాజ్ కానీ ప్రభాస్ ని సరిగ్గా చూపించలా. जैसे ही शख्स ने अपनी बात पूरी की, वहां मौजूद लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तो उधर आदिपुरुष को एक अलग तरह के विवाद का सामना करना पड़ रहा है। इस फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताया गया है, जबकि नेपाल दावा करता आया है कि पौराणिक माता सीता का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। इसी वजह से नेपाल में फिल्म के इस डायलॉग पर विवाद खड़ा हुआ और काठमांडू के सिनेमा घरों में आदिपुरुष की स्क्रीनिंग रोक दी गई। दरअसल काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने चेतावनी दी थी कि अगर फिल्म आदिपुरुष में माता सीता के जन्मस्थान को लेकर की गई गलती ठीक नहीं की गई तो राजधानी में किसी भी भारतीय फिल्म को स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेपाल के सेंसर बोर्ड ने फिल्म में से आपत्तिजनक सामग्री को म्यूट कर दिया है। यह गलती सुधारने के लिए 3 दिन का वक्त दिया गया है। फिल्म आदिपुरुष अपने लुक के वक्त से ही विवादों और आलोचनाओं से घिरी हुई है। पहले वीएफएक्स को लेकर आलोचना की जा रही थी, अब रिलीज के बाद वीएफएक्स के साथ फिल्म के डायलॉग भी विवादों में हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। महा तूफान बिपरजॉय का अब राजस्थान में दिखने लगा असर। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी। आज गुजरात में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे अमित शाह।
मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। इम्फाल में घरों को आग लगाने की कोशिश, उपद्रवियों पर सेना ने छोड़े आंसू गैस के गोले। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने से भड़की कांग्रेस। खड़गे बोले बीजेपी और आरएसएस की ओछी मानसिकता तो नड्डा का पलटवार का परिवार के अलावा कुछ नहीं सोच सकती कांग्रेस। मस्जिद में बैठकर लिखा गया था रामचरितमानस। लालू की आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव का बयान। बीजेपी ने कहा रामचरितमानस पर गुंडे और अपराधी क्या बोलेंगे। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले भव्य तैयारियां। व्हाइट हाउस के बाहर लहराया तिरंगा। 21 जून से शुरू हो रही है प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा। और गुजरात के जूनागढ़ में अवैध निर्माण को लेकर भारी बवाल। भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, जमकर पथराव और आगजनी। गुजरात के जूनागढ़ की अराजकता की तस्वीर सामने आई, जहां भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया, जिसमें डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जहाँ मामला जो था वो बहुत मामूली था। पुलिस का काम है अवैध निर्माण को रोकना। वही करने के लिए पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंची थी, लेकिन कैसे पुलिस वालों को ही निशाना बनाया और उसके बाद पुलिस चौकी पहुंच करके जो आतंक मचाया है वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। सड़क पर उपद्रवियों की भीड़ है, बवाल मचा है, जोरदार हंगामा चल रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर सड़कों पर उतर आया हो। जिसके हाथ में जो आया उसी से तोड़फोड़ करता हुआ दिख रहा है। कोई गाड़ियां तोड़ रहा है तो कोई सड़क पर सरकारी बसों में पथराव कर रहा है। बवाल और हंगामे की ये तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ से सामने आई हैं, जहां असामाजिक तत्वों ने मजेवाड़ी पुलिस चौकी पर तोड़फोड़ की। अवैध संपत्ति गिराने को लेकर पुलिस और एक गुट के बीच पहले झड़प हुई और फिर विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस चौकी पर हमले की नौबत आ गई। हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों के इस बवाल और तोड़फोड़ में कई यात्री जख्मी हो गए, तो डीएसपी समेत कई पुलिस वाले भी जख्मी हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस हमला करने वालों की पहचान कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात पंजाब के जालंधर की करते हैं, जहां पर गुरुद्वारा कमेटी सदस्य के तनख्वाह को लेकर के एक विवाद शुरू हो गया और इस मारपीट का और खूनी संघर्ष का एक वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला था क्या, वो इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। डंडा लेकर दो लोग भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ है, बीच बचाव में कई लोग लगे हैं, लेकिन फिर भी दोनों ही लोग शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाथों में डंडा लिए एक दूसरे को पीटने पर अड़े लोगों का ये वीडियो पंजाब के जालंधर के गुरुद्वारा का है, जहां लंगर के दौरान गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी के साथ कमेटी के सदस्य मारपीट पर उतर आए। मामूली बात पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में कई लोग जख्मी हो गए। कमेटी के सदस्यों का आरोप है कि हेड ग्रंथी से हिसाब मांगा गया तो उनके साथ मारपीट की गई। ਅੱਜ ਕੁਝ शरारती ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ नहीं ਦਿੱਤੀ गई। कुछ शरारती अनसरां ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ हमला किया गया। घायलों ने ग्रंथी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नए ग्रंथी को लाने की अपील की है। और खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां पर परीक्षा का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये खबर भी जरूर दर्शकों को देखनी चाहिए। और पूरा मामला क्या है वो इस रिपोर्ट के जरिए आप जानिए। स्कूल में क्लासेस नहीं, एग्जाम चल रहा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि छात्रों का भविष्य कैसा होने वाला है। स्कूल में एग्जाम दे रहे छात्रों के चेहरे पर सोच और चिंता की शिकन तक नहीं है, और होगी भी क्यों। उन्हें टीचर्स ही जो इतना सहयोग करने वाले मिले हैं। गौर से इस वीडियो को देखिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई लेक्चर चल रहा हो, लेकिन ये किसी क्लासेस का लेक्चर नहीं बल्कि नकल की क्लास चल रही है, वो भी एग्जाम के बीच। जो जांच कराने पर प्राप्त होगा, शिकायतकर्ता का शिकायत पत्र भी प्राप्त नहीं है, ऐसा बीओ ने बताया। बीओ से भी पूछा, उनको व्हाट्सएप मैसेज किया था शायद, जिसके आधार पर उन्होंने 7 लोगों को सुपास नोटिस जारी किए। वीडियो एमपी के सागर जिले के एक सरकारी स्कूल का है, जहां 10वीं और 12वीं जैसी टफ बोर्ड परीक्षा में छात्रों को
खुलेआम नकल कराई जा रही है। टीचर्स छात्रों को बोल बोल कर आंसर्स लिखवा रहे हैं। इतना ही नहीं, टीचर्स क्लासरूम में लगे बोर्ड पर लिख लिख कर छात्रों का पेपर करवा रहे हैं। स्कूल के ही नितिन जैन नाम के कर्मचारी ने वीडियो बनाकर वायरल कर मामले की शिकायत की, जिसके बाद नकल कांड का खुलासा हुआ। शिकायत प्राथमिक शिकायत मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी M.K. चड़ार जी के पास आज से 8 दिवस पूर्व की थी। तो उनके द्वारा जवाब मिला कि मैंने 7 दिन के नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि कल 7 दिन पूरे हुए तो मुझे उल्टा नोटिस मिला कि आप बताइए कि आप परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे गए, आपने वीडियो कैसे बनाया। हालांकि मार्च में पेपर हो चुके हैं और अब रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन हरकत में आया और वीडियो में दिख रहे स्कूल टीचर्स को नोटिस भेज जवाब मांगा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हरियाणा के झज्जर की, जहां पर एक सड़क हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए और कार में सवार पूरा परिवार की मौत हो गई। जी हाँ, कार और टैंकर से टक्कर में पूरे परिवार में मातम पसर गया है। आखिर किसकी गलती थी, कैसे ये हादसा हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या एक्शन लिया है, आपको दिखाते हैं। गाड़ी की हालत चकनाचूर हो चुकी है। पानी के टैंकर से कार की जबरदस्त भिड़ंत की ये तस्वीरें हरियाणा के झज्जर से सामने आई हैं। रॉन्ग साइड से आए पानी से भरे एक टैंकर से वैगन आर कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि वैगन आर गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। झज्जर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में हरियाणा पुलिस के रिटायर्ड थानेदार चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। पूरा परिवार वैगन आर कार से अपने गांव जा रहा था। इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना मिली थी पुराना चौक से FSC के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और मौका के ऊपर 2 औरतें डेड हो चुकी थी और एक यहाँ जी झज्जर हुआ है और अभियोग दर्ज कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाई लाएंगे। हादसे के दौरान जहां दोनों महिलाओं ने मौके पर दम तोड़ दिया, तो वहीं रिटायर्ड थानेदार चंद्रगुप्त ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक्सीडेंट के बाद आरोपी ड्राइवर अपने ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। तो अपने देश की और राज्य की खबरें तो हम लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना भी जरूरी। तो चलिए 2 मिनट में देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। भीषण आग की तस्वीरें अमेरिका के कैंसस से सामने आई हैं, जहां एक गोदाम आग का गोला बन गया। इसकी लपटें इतनी तेज थी कि आग को बुझाने के दौरान 3 फायर फाइटर्स भी झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोदाम में आग किस वजह से लगी, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में कुदरत ने कहर बरपाया। टॉर्नेडो की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि काफी तादाद में लोग घायल हुए। बवंडर की वजह से कई लोगों के घर तहस नहस हो गए। उनके रहने का आशियाना छिन गया और लोग सड़कों पर आ गए। कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। अब सड़कों से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। कनाडा में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। मैनिटोबा प्रोविंस में एक ट्रक और बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। ये भीषण रोड एक्सीडेंट ट्रांस कनाडा नेशनल हाईवे पर हुआ, जिसके बाद यहां घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव के बीच अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। ये पनडुब्बी एक साथ 150 विध्वंसक टॉमहॉक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। अमेरिका का ये कदम उत्तर कोरिया के लगातार लाइव फायर प्रैक्टिस को जवाब देने के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया में USS मिशिगन की एंट्री 6 साल के बाद पहली बार हुई है। सर्बिया में भी बारिश और लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर पुल ढह गए हैं, जिससे सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया। डिजास्टर टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है।
पूरे सर्बिया में सैलाब वाले इलाकों से 75 लोगों को सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। और चलिए हरियाणा के बाद अब बात करते हैं भोपाल की, जहां भोपाल डैम के पास अवैध मजारों का पता चला है। जी हाँ, आपको बता दें सरकारी जमीन पर सिर्फ 1 या 2 नहीं बल्कि कई मज़ारें बनाई गई हैं, जिसको लेकर के सूबे में सियासत भी शुरू हो चुकी है। खबर आपको दिखाते हैं क्या है। ये तस्वीरें भोपाल के कलियासोत बांध के पास की हैं, जहां बांध के पास 5 से 6 मज़ारें बनी हैं। बताया जा रहा है कि पहले यहां सिर्फ एक मज़ार हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहां जमीन कब्जाने का सिलसिला शुरू हुआ और कई मज़ारें बनती चली गई हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर कालियासोत डैम की जमीन पर बने अवैध मज़ार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन कब्जाए जाने के बाद से ही इन अवैध मज़ार पर चढ़ाई जाने वाली सामग्री को सीधे डैम में फेंक दिया जाता है, जिससे यहाँ की पानी भी दूषित हो रही है। पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको जगह जगह पर मज़ार नजर आ रही होगी। 1, 2 नहीं बल्कि इससे ज्यादा मज़ारें यहाँ पर बनी हुई हैं। मेरे बाईं तरफ आपने देखा, मेरे दाईं तरफ देखिए, यहाँ पर एक मज़ार बनी हुई है जिस पर बाकायदा पूजा की गई है। इन मज़ारों तक पहुँचने के लिए न कोई पगडंडी बनी है और न ही कोई सड़क है, फिर भी जमीन हथियाने वाले जंगल के रास्ते दाखिल होकर अवैध मज़ार बना रहे हैं और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। हालांकि यही बात जब विधायक आरिफ मसूद से पूछी गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। दांव के साथ साथ अब मुर्दे भी वैध और अवैध हो रहे हैं, मुर्दों की जगहें भी वैध और अवैध हो रही हैं। ये पहली बार सोचने को मिल रहा है। बरसों पहले जगहें खाली होती थी, जो जहां रहता था वो अपने उसी वहीं समाधि ले लिया करता था, और ये एक परंपरा रही है पहले, और वो जगह उनके कब्जे में रही होगी। अवैध मज़ारों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी इसे लैंड जिहाद बता रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कार्रवाई की बात कह रहे हैं। देखिए, इस तरह का यदि कोई भी अवैध मज़ार है उसको हटाया जाएगा, जो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ भूमाफिया जमीनों की हेराफेरी में यदि ऐसे काम कर रहे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, जितनी भी अवैध निर्माण है उस पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन को लग रहा है कि वहाँ की सरकारें जानबूझकर अवैध मज़ारें और मस्जिद को टारगेट कर रही हैं। और कुछ ऐसी ही सोच आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा की भी लगती है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के खिलाफ एक बार फिर से उन्होंने जहर उगला है। उत्तराखंड में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जा रही है। गैर कानूनी तौर पर बने मज़ारों पर बुलडोजर चल रहा है। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में मुसलमानों के कथित पलायन का मुद्दा भी गर्माता दिख रहा है। इसलिए सिलसिले में आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जहर उगलते हुए सरकार को ही अवैध बता दिया। आप कैसे कह सकते हैं, मेरी 200 साल पुरानी मज़ार है, आप कहते हो अवैध है? सरकारी जमीन पर बनी हुई, सरकारी जमीन बाद में हुई है, मज़ार पहले से था। मज़ार पर सरकार ने अतिक्रमण किया है, मज़ार वैध है, वो सरकार अवैध है वहाँ पे। यूपी हो या उत्तराखंड, दोनों ही राज्यों में अवैध निर्माण पर पुरजोर कार्रवाई हो रही है, लेकिन नफरत फैलाने वालों को भी बुलडोजर कार्रवाई पर मजहब नजर आता है। हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। यूपी में लव जिहाद को लेकर सीएम योगी सख्त हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में प्रदेश में अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए गाजियाबाद धर्मांतरण खुलासे पर सवाल उठाते हुए तौकीर रजा ने लव जिहाद को भगवा ट्रैप बता दिया। वहीं दूसरी ओर मौलाना तौकीर रजा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी का चुनावी हथकंडा बताते हुए मुसलमानों को इससे नहीं डरने की अपील की है। खबरें आगे भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक के बाद देश की कुछ और बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर लौटेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद लोगों में अभी भी आक्रोश है। लोग घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। जहां पर ये हिंदू लड़के की हत्या को लेकर के सियासत भी प्रदेश में जबरदस्त तरीके से छिड़ी हुई है। बीजेपी ने एक और जहां प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जयराम रमेश ने कह दिया है एनआईए जांच इस पूरे मामले की जरूर होगी। चंबा में हिंदू युवक की हुई निर्मम हत्या के बाद से ही माहौल गर्म है। 8 टुकड़ों में शव मिलने के 4 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। लोग अभी भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। चंबा हत्याकांड को लेकर सियासत भी जारी है। इसी बीच मनोहर हत्याकांड के विरोध में बीजेपी आज हिमाचल के सभी 12 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से राज्यपाल को हत्याकांड से जुड़ा ज्ञापन सौंपेगी। इसी बीच प्रशासन ने चंबा इलाके में लागू धारा 144 की अवधि को बढ़ा दिया है। इस बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मनोहर हत्याकांड में आतंकी कनेक्शन होने का दावा करते हुए एनआईए जांच की मांग की है कि ये जांच, इसकी जो है वो जांच जो वर्तमान जो परिस्थिति है उसके तहत एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है ये जांच एनआईए से भी होनी चाहिए। दूसरी ओर पुलिस के पोस्टमार्टम टीम में शामिल रहे सुमित को हिरासत में लेने पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर भड़क पड़े। लोगों ने सुमित को कंधे पर उठा लिया और नारेबाजी की। सुमित पर मनोहर के शव की तस्वीरों को वायरल करने का आरोप है। तो कहीं पर हिंदू मुस्लिम को लेकर के बवाल हो रहा है, कहीं मंदिर मस्जिद को लेकर के हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल से जो खबर सामने आ रही है, वहां पर हिंसा को लेकर के बवाल हो रहा है, क्योंकि वहां पर चुनाव होने हैं और ऐसे में किस तरीके से लोगों की जान पर बात आ रही है हिंसा की वजह से, वो भी आपको बताएंगे। हैरानी की बात तो लेकिन दीपिका ये है कि पंचायत चुनाव से पहले ही जो हिंसा हुई उसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि पंचायत चुनाव बहुत ही शांतिप्रिय है। 8 जुलाई को होने वाले बंगाल पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। जगह जगह झड़पें हो रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, उपद्रवी गाड़ियों को भी निशाना बना रहे हैं, उन्हें आग के हवाले कर रहे हैं। चुनावी हिंसा के बीच निष्पक्ष चुनाव की बात करना अपने आप में बेईमानी है, जिसे देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए पंचायत चुनाव में बंगाल के जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश सुनाया। लेकिन यह आदेश भी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को रास नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के खिलाफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करेगी। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने भी एक रैली के दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए चुनावी हिंसा को मणिपुर हिंसा से जोड़ने की कोशिश की। सेंट्रल कोर्ट নিয়ে এসো, আমি বলি সেন্ট্রাল কোর্ট তো মণিপুরেও নিয়ে গেছো, মন্ত্রীর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, 150 জনের উপর গুলিতে মারা গেছে। কি করেছে তোমার সেন্ট্রাল কোর্ট মনে নেই? সেন্ট্রাল কোর্ট দিয়ে ইলেকশন হয়েছিল 2013-তে, কতজন মারা গিয়েছিল? 39 জন सीपीएम जमानाয়। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद ने दक्षिण 24 परगना में बयान देते हुए राजनीतिक हिंसा खत्म करने को कहा था, जिस पर ममता बनर्जी का ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के अलावा ऐसे कोई राज्य नहीं जहां नामांकन प्रक्रिया इतनी शांतिपूर्ण रही। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्म है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी आखिर क्या कदम उठाने वाले हैं, क्या वो एनडीए के साथ आगे जाएंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक शख्स ऊंची चोटी पर स्केटिंग करने की कोशिश करता है। वो कोशिश जो इस शख्स पर भारी पड़ गई। बैलेंस बिगड़ जाने से ये शख्स सीधा नीचे गिर गया। अब यूजर्स इस तरह की स्टंटबाजी न करने की सलाह दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो देख रहा है अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वीडियो ही ऐसा है। वीडियो में आपको एक लड़का एक लड़की को गोद में उठाए नजर आ रहा है। तभी अचानक से लड़की का पैर फिसल जाता है
और ये दोनों ही पूल में गिर जाते हैं। लड़के के पास खड़ा उसका दोस्त वीडियो बना लेता है। यूजर्स इस वीडियो को देखकर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो हैरान कर देने वाला है। तस्वीरें देखिए। रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़की सूप की क्वालिटी को लेकर रेस्टोरेंट स्टाफ पर गुस्सा दिखा रही है। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गुस्से में आकर लड़की ने रेस्टोरेंट स्टाफ के मुंह पर गर्म सूप फेंक दिया। इसके बाद यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस लड़की की जमकर क्लास लगाई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से धमाल मचा रहा है। इस वीडियो में आपको एक छोटी सी बच्ची डांस करती नजर आएगी। इस बच्ची का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बच्ची के इस डांस को बहुत पसंद किया जा रहा है और इस वीडियो को खूब सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिले हैं। बारातियों की मेहमान नवाजी का ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। वीडियो में बारातियों को गर्मी से बचाने के लिए 1.5 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ कूलर लगाए गए। वीडियो में आप देख सकते हैं सड़क के दोनों किनारे कूलर लगे हैं और बीच में बाराती चलते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो इंदौर का बताया जा रहा है। यूजर्स इस फिजूल खर्च पर तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तो देखिए कौन से वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, वो वीडियोस हमने आपको दिखाए। साथ ही हम नीतीश कुमार यानी कि बिहार की सियासत की भी बात करेंगे, जिसमें नीतीश कुमार जितिन राम मांझी पर काफी ज्यादा नाराज हैं। हालांकि कई सवाल जितिन राम मांझी की तरफ से भी नीतीश कुमार पर दागे गए हैं। हालांकि एनडीए के साथ आगे जाना है या नहीं, 19 जून को ये फैसला जीतन राम मांझी करेंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने इशारों में इस बात का संकेत जरूर दे दिया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत तो जरूर है। बिहार की सियासत में इन दिनों उथल पुथल का दौर जारी है। जीतन राम मांझी जैसे ही महागठबंधन से अलग हुए, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छा हुआ जीतन राम मांझी चले गए, हमारे साथ रहकर वो बीजेपी के लिए मुखबिरी कर रहे थे। आरोप लगा तो जीतन राम मांझी ने भी पलटवार किया। भाजपा से मिलने के कहाँ कोई प्रमाण है? और मैं कहता हूँ, क्या नीतीश कुमार भाजपा से मिलकर के सरकार नहीं बनाए हैं क्या? अगर मिलने होगा हमको तो भाजपा अंत्यज है क्या? लालू जी भाजपा से मिलकर सरकार नहीं बनाए हैं क्या? तो नीतीश कुमार कौन मुंह से बोलते हैं कि भाजपा के साथ जा रहे हैं और भाजपा बहुत खराब पार्टी है? जीतन राम मांझी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि नीतीश तेजस्वी को कभी सीएम नहीं बनने देंगे। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर रहने के लिए ऐसा करते रहे, कभी भाजपा कभी राजद, और आज तेजस्वी जी को आज लॉलीपॉप दिए हुए हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे वो, और हो सकता है एक ऐसा समय कि देख लीजिएगा कि वो एनडीए के साथ चले जाएंगे और तेजस्वी जी को अंगूठा दिखला देंगे। हालांकि बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर अभी भी जीतन राम मांझी ने पत्ते नहीं खोले हैं। हम तो अभी इंडिपेंडेंट हैं। 19 तारीख को हमारी कार्यकारिणी की बैठक है। हम बिना लोगों का राय लिए हुए कुछ नहीं करेंगे। खबर है कि 19 जून को मांझी दिल्ली जाएंगे और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनकी पार्टी के एनडीए में शामिल होने को लेकर फाइनल बातचीत होगी। तो सियासी बवाल बिहार में जारी है और रामचरितमानस को लेकर के भी अब सवाल सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक विधायक ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल तय है। जी हाँ, आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव ने रामचरितमानस पर क्या विवादित बयान दिया है, साथ ही बीजेपी ने इस विवादित बयान पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, वो आपको सुनाते हैं। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान सुर्खियां बना था। अब आरजेडी विधायक रीतलाल यादव के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। हिंदुत्व रात एक दूसरे को लड़ाने के फेर में आप पड़े हुए हैं। कब तक चलेगा ऐसा? एक समय जब आया था तो आप याद कीजिए, राम मंदिर के लोग चर्चा करता है तो रामचरितमानस जो लिखा गया था, आपको याद होगा कि एक मस्जिद में लिखा गया था। इतिहास उठा के देखिएगा। रीतलाल यादव बिहार के बाहुबली विधायक हैं। जेल से चुनाव लड़ने के चलते
वो सुर्खियों में रह चुके हैं। रामचरितमानस पर उनके बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एक गुंडा अपराधी जिसने पूरे उस इलाके को लूटने का काम किया, लालू जी ने उनको विधायक का टिकट दिया और वो रामचरितमानस पर जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। लालू जी ने पूरे राजद का अपराधीकरण किया है और एक अपराधी रामचरितमानस पर बोलने का उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं। आरजेडी विधायक के इस विवादित बयान पर हिंदू संगठन आग बबूला हैं। खबरें आगे भी जारी, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। महातूफान बिपरजॉय का राजस्थान में दिखने लगा असर। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। उदयपुर में कांच टूटे, एक कार को भी नुकसान। खालिस्तानी समर्थकों पर शिकंजा कसने की तैयारी। पहले लंदन, अब कनाडा और अमेरिका में इंडियन हाई कमीशन पर हमले की जांच करेगी एनआईए। मुंबई के एक प्राइवेट स्कूल में प्रेयर के दौरान लाउडस्पीकर पर दी गई अजान। बीजेपी और शिवसेना ने किया विरोध। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी बोले स्कूल में अजान देना गलत नहीं। रिलीज के बाद विवादों में आई फिल्म आदि पुरुष। मूवी पर बैन की मांग को लेकर हिंदू सेना की दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका। धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। गुजरात के जूनागढ़ में अवैध निर्माण को लेकर भारी बवाल। भीड़ का पुलिस चौकी पर हमला, जमकर पथराव और आगजनी। एमपी के मुरैना में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। ग्वालियर से दिल्ली जा रही बस ने खड़े डंपर में मारी टक्कर। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति पुतिन ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन। बेलारूस पहुंचा रूस का पहला परमाणु हथियार। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में तनाव। प्रेजेंटेड बाय IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। तो हेडलाइंस के बाद कुछ और सियासी खबरों की बात करेंगे, जहां पर नेहरू मेमोरियल का नाम बदल जाने पर कांग्रेस आग बबूला है। बीजेपी पर लगातार पलटवार कर रही है और कहने की बदले के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि बीजेपी भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे रही है, लेकिन चलिए आपको ये भी बताते हैं कि नेहरू मेमोरियल है क्या। साथ ही अब जब इसका नाम बदला गया है तो क्या नया नाम रखा गया है और नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, आपके हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया है। अब नेहरू मेमोरियल को पीएम मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे? कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी नाम बदलने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। It would have been a simple thing to do. You don't demean your first prime minister and at the same time you include everybody. नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को अब प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा। कांग्रेस ने हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। संग्रहालय में सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाया गया है। किससे दिक्कत है आपको? लाल बहादुर शास्त्री जी के योगदान को दिखाया जा रहा है इसलिए दिक्कत है कि नरसिम्हा राव जी के योगदान को दिखाया जा रहा है उससे दिक्कत है कि मनमोहन सिंह जी के योगदान को दिखाया जा रहा है उससे दिक्कत है। आपको बता दें कि पीएम मोदी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपाध्यक्ष हैं। वहीं इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर समेत 29 सदस्य इस सोसाइटी में शामिल हैं। और चलिए अब बात करते हैं राम भक्तों के लिए एक बड़ी खबर की, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले भव्य दीपोत्सव की बात भी सामने आई है। अब सीएम योगी ने राम भक्तों को क्या टारगेट दिया है वो भी मैं आपको दिखाएंगे। जी हाँ, कितना मंदिर बनकर के तैयार हो चुका है, कितना काम बाकी है और मंदिर के बन जाने से अयोध्या नगरी कितना बदलने वाली है, वो सब कुछ दिखाती हमारी ये रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार हो रहा है। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण की प्रगति का पल पल अपडेट ले रहे हैं। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने देर रात तक विकास कार्यों की समीक्षा की। अयोध्या में रैली के दौरान सीएम योगी ने राम भक्तों को एक टारगेट दे डाला। दीपोत्सव का अलग आनंद इस बार दीपोत्सव होगा तो भाइयों बहनों बस करके 21 लाख दीप प्रज्वलित होंगे अयोध्या के अंदर। 21 लाख दीप। जनवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों भव्य राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की भरसक कोशिश करेगी। सीएम योगी समेत पूरी बीजेपी इस मौके को बड़े इवेंट में बदल देना चाहती है। अभी से इसकी तैयारी, एक बड़ा इवेंट बनाओ, अभी से तैयारी प्रारंभ कर दो। अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, अपने घर में विराजमान होने वाले हैं, अपने महल में विराजमान होने वाले हैं, अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और उसकी तैयारी दीपोत्सव के साथ हमारी प्रारंभ होनी चाहिए। एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ होगी और उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मंदिर में 160 स्तंभों को खड़ा कर दिया गया है। कुछ महीने बाद भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। भव्य मंदिर में खिड़की और दरवाजे की लकड़ी भी महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रही है। अधिकारियों ने सीएम योगी को बताया कि शहादतगंज से नया घाट तक रामपथ का लगभग 30% काम पूरा हो चुका है और ये परियोजना 31 दिसंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। सुग्रीव किला से श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक का श्री राम जन्मभूमि पथ भी लगभग पूरा होने वाला है। अयोध्या कैंट से रामपथ और हनुमानगढ़ी होते हुए श्री राम जन्मभूमि मंदिर तक भक्ति पथ का करीब 44% काम पूरा हो चुका है। करोड़ों राम भक्तों को अब उस दिन का इंतजार है जब वो रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान देखेंगे और पूरी दुनिया बदलती हुई अयोध्या को देखेगी। और देखिए, सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। खबरें तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप फिट कैसे रहेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। और आजकल पीसीओडी की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन है। महिलाएं इससे बड़ी संख्या में दो चार हो रही है, तो इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं योगा के जरिए, देखिए हमारे खास सेगमेंट में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका और मेरे साथ योगिनी सोनम एक बार फिर से आपकी दोस्त आपके सामने हाजिर हैं, आपको बताने के लिए, आपकी हर समस्या को आपसे दूर करने के लिए। सोनम से जानते हैं आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओएस एंड पीसीओडी के बारे में। तो देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसमें आपका वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, आपका शुगर डिसरेगुलेट हो जाता है, जिससे पीसीओएस या पीसीओडी की परेशानी शुरू हो जाती है। तो हम कुछ योगासन करने वाले हैं जो आपको इसमें बहुत ही आराम देगा, बस आपको रेगुलर करना है। तो चलिए पहला आसन शुरू करते हैं। इस आसन का नाम है बद्धकोणासना। तो आपको सीधे पहले ऐसे बैठ जाना है, इसको बोलते हैं दंडासन। दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की तरफ लेकर आए, पहले राइट पैर और फिर लेफ्ट पैर। दोनों हाथ सामने लेकर आए, अपनी उंगलियों को इंटरलेस यानी इंटरलॉक कर लें, अपने दोनों पैरों के अंदर लेकर जाएं और अपने पैरों को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ खींचें। अब यहाँ पे आपको अपने स्पाइन को सीधा करना है, स्पाइन को सीधा रखना ज़रूरी है। सांस छोड़ें, रिलैक्स करें, डीप ब्रीथिंग करें और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह विंग करना शुरू कर दें। अब इसी आसन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। एक पैर आगे लेकर जाइए, दूसरा पैर आगे लेकर जाइए। स्पाइन को खींचें, स्पाइन को लंबा करें, दोनों एल्बो को सामने लेकर आएं, स्पाइन को सीधा करें। कंफर्टेबल हो, पैरों को पकड़ें, ठीक इसी तरह से इंटरलेस कर लें। सांस छोड़ें और कोशिश करें कि आपका सर आपके पैरों के पास आ जाए। धीरे धीरे अपने सर को अपने पैरों से टच करें और अगर आपको और कंफर्टेबल लगता है तो दोनों हाथों को सीधा कर दें। 8 से 10 सेकंड बने रहें और धीरे धीरे वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं।
दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब हम लोग दूसरा आसन करेंगे। इस आसन का नाम है शलभासना या फिर लोटस पोज। चलिए, तो इस तरीके से आ जाइए, अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाएं। सबसे पहले आप मकरासन में रिलैक्स करें। आपको कंफर्टेबल लगता है अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरह लेकर जाएं, अपने पेल्विक बोन के नीचे रख दें, और अगर आपको और सपोर्ट चाहिए तो अपने हाथों को इस तरह इंटरलॉक कर सकते हैं। सर को जमीन से टच करें, राइट पैर को ऊपर उठाएं, जमीन पे कर दें, लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, जमीन पे कर दें। कंफर्टेबल लगे दोनों पैरों को एक साथ उठा लें, धीरे धीरे सांस छोड़ें और वापस आ जाएं। तो पीसीओएस और पीसीओडी से अगर आप भी चाहते हैं कि निजात पालें और आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं हर दिन, तो जो आसन अभी सोनम ने बताए हैं वो आप लोग भी प्रैक्टिस करें। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही।